हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन एंड चिल। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कलिंगा मूवी को, जिसकी IMDb रेटिंग है 9.3 आउट ऑफ 10। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कंतारा भगवान विष्णु के वराह अवतार पर फोकस थी, उसी तरह कलिंगा पतंगिरा अवतार पर फोकस्ड है। फिल्म के ओपनिंग सीन में ही हमें पतंगिरा देवी की कहानी दिखाई जाती है, जिसकी शुरुआत हिरण्यकश्यप के वध से होती है। तो जब भगवान विष्णु ने अपने नरसिम्हा रूप में हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो उसके बाद भी वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, जिसे देवता लोग भी डर गए थे और सबने जाकर भगवान शिव से मदद मांगी। इस पर भगवान शिव ने भगवान विष्णु के क्रोध को शांत करने के लिए काल भैरव को भेजा। लेकिन काल भैरव जब भगवान विष्णु को शांत नहीं कर पाए, तो भगवान शिव ने शर्व अवतार धारण कर लिया, जो कि हाफ बर्ड और हाफ लॉयन के फॉर्म में था। लेकिन उससे भगवान विष्णु का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने गंडक भेनुंडा अवतार ले लिया, जो कि 2 हेडेड बर्ड के फॉर्म में था। और फिर उन दोनों के बीच युद्ध हुआ, जो कि कई दिनों तक चला। इस दौरान कई सारी इवल फोर्सेस अपना सर उठाने लगे। तब जाकर मां आदि पराशक्ति ने पतंगिरा देवी का अवतार लिया। उन्होंने भगवान विष्णु के क्रोध अग्नि को अपने मुकुट की तरह धारण कर लिया, जिससे भगवान विष्णु फाइनली शांत हो गए। और इस दौरान जो भी इविल फोर्स क्रिएट हुई थी, पतंगिरा देवी ने उसी क्रोध अग्नि से उन्हें खत्म कर दिया। पतंगिरा देवी बहुत पावरफुल गॉडेस हैं और वो किसी भी तरह के ब्लैक मैजिक को रिवर्स कर सकती हैं। खैर, अब चलते हैं मेन कहानी की तरफ, जो कि स्टार्ट होती है 1922 में, जहां रुद्रगया नाम के गांव में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी पत्नी मल्ली को ढूंढ रहा होता है, जो कि खाना खाते खाते बीच में उठकर कहीं चली गई थी। तभी खेतों के बीच वो क्या देखता है कि मल्ली खुद का ही कटा हुआ हाथ खा रही होती है, जिससे वो आदमी बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर उसी गांव में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि साइकिल से कहीं जा रहा होता है। तभी उसे कोई डिमोनिंग विस्परिंग सुनाई देती है, जिसके बाद वो साइकिल से उतरता है और एक पेड़ पर अपना सर मारकर खुद को ही खत्म कर लेता है। फिर दूसरी तरफ हम एक बच्ची को देखते हैं जो कि उस तरह से अपना ही कान काट कर खा जाती है। इन सब घटनाओं से गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और वह अपने राजा के पास जाते हैं। राजा इस प्रॉब्लम के बारे में जाकर अपनी दादी को बताता है। वो बहुत बूढ़ी होती है और उनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा लग रही थी। खैर, वो राजा को कुछ बताती है और फिर एक संदूक की तरफ इशारा करती है। राजा उस संदूक को खोलता है, जिसके अंदर एक केस रखा हुआ था। फिर हम राजा को कहते हुए सुनते हैं कि जो वचन दिया गया था उसे पूरा करने का समय आ गया है। फिर राजा उस केस समेत घोड़े पर ढेर सारा सामान लाद कर अपना राजपाट परिवार सब कुछ छोड़कर कहीं चला जाता है। और तभी उसकी दादी भी प्राण त्याग देती है। शायद वो उसे यही बताने के लिए अब तक जिंदा थी। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है प्रेजेंट की कहानी, जहां पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक डेड बॉडी के साथ गांव के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। बॉर्डर को एक लॉक से मार्क किया हुआ था, उससे जुड़े पेड़ों पर हल्दी लगी हुई थी और धागे वगैरह भी लिपटे हुए थे। वो लोग बॉडी के ऊपर कोई रिचुअल वगैरह करते हैं और वहीं छोड़कर जाने लगते हैं। जाते जाते उनमें से एक बूढ़ा आदमी कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। और इस बात को फॉलो करते हुए सब वापस लौट जाते हैं, जिसके बाद कोई क्रिएचर उस बॉडी को घसीट कर ले जाता है और उसे खा जाता है। मे बी ये लोग अपने किसी कस्टम को फॉलो कर रहे थे। फिर हमें मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है लिंगा। लिंगा यहाँ पर अनाथ होता है और वह अपने दोस्त के साथ लोकल दारू का बिजनेस करता है। फिर गांव में हम एक फेस्टिवल को देखते हैं जो कि वहां की कुल देवी पतंगिरा माता को समर्पित होता है। दूसरी तरफ हम एक कपल को देखते हैं जो कि गांव के बाहर के थे और वो शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ आए हुए थे। बाय द वे, वह वापस जा रहे होते हैं, लेकिन उनका रिश्तेदार उन्हें रोक देता है और गांव के कस्टम के बारे में बताता है कि अभी गांव छोड़ना ठीक नहीं है। अभी पूजा चल रही है और रात को भी एक रिचुअल होगा, उसके बाद तुम लोग चले जाना। फिर रात के टाइम हम 2 आदमी को देखते हैं, जिनमें से एक के हाथ में मशाल होती है और दूसरे ने एक टोकरी ले रखी थी, जिसके अंदर रेड कलर जैसा कुछ होता है, और वो पूरे गांव में दौड़ते हुए उसे बिखेरते जा रहा था। गांव के बाकी लोग अपना घर का दरवाजा बंद करके अंदर ही रह रहे थे और कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था। अगले दिन हम लिंगा को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ गांव में घूम रहा होता है। तभी उसकी नजर पड्डू पर पड़ती है, जो कि लिंगा का बचपन का प्यार होता है। लिंगा उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन पड्डू उसे मना कर देती है। फिर रात में लिंगा को एक नाइटमेयर आता है, जिसमें कि एक घोड़ा,
एक तलवार, पतंगिरा माता की मूर्ति, रेप्टिलियन जैसी आंखें, एक क्रिएचर और एक ह्यूमन स्केलेटन, ये सब उसको दिखाई देता है। और इस तरह का सपना वो अपने बचपन से देख रहा था। अगले दिन हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जो कि अपनी छोटी बच्ची के साथ कहीं जा रही होती है और उसकी बेटी आगे आगे भाग रही थी। खेलते खेलते वह कहीं चली जाती है और वो लेडी अपनी बेटी को ढूंढते हुए बॉर्डर की तरफ आ जाती है। तभी वह बूढ़ा आदमी उसे देख लेता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेडी बताती है कि वह अपनी बेटी को ढूंढ रही है, जिस पर वो आदमी उसे वार्न करता है, चाहे कुछ भी हो जाए बॉर्डर को क्रॉस मत करना, और फिर वहां से चला जाता है। लेकिन लेडी उसकी बात को इग्नोर कर देती है और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बॉर्डर के दूसरी तरफ चली जाती है। फिर कुछ टाइम के बाद हम उसकी बेटी को देखते हैं जो कि गांव की तरफ ही होती है और वह भी बॉर्डर क्रॉस करने वाली थी। लेकिन तभी वो आदमी आकर उसे रोक देता है और फिर वो क्या देखता है कि खून से लथपथ उस लेडी की बॉडी बॉर्डर की तरफ पड़ी थी, जिसे कोई क्रिएचर घसीट कर ले जाता है। दूसरी तरफ हम बाली नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि गांव के जमींदार का छोटा भाई होता है। बाली यहाँ पर एक नंबर का ठरकी और हरामी होता है। वो पैसे और पावर के नशे में चूर रहता है और अक्सर वह गांव के गरीब लोगों की बहन बेटियों को मोलेस्ट करता था। अभी भी वो किसी लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन तभी पड्डू भाला लेकर बीच में आ जाती है और लड़की को बचा लेती है। बाली नाक फुलाकर वहां से चला तो जाता है, लेकिन वो बहुत गुस्से में था और पड्डू से अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता था। रात को मौका देखकर वो पड्डू को उसके घर के बाहर से उठा लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी लिंगा वहां से गुजर रहा होता है और वो ये सब देख लेता है, जिसके बाद वो बाली को पीटकर वहां से भगा देता है और पड्डू को बचा लेता है, जिससे पड्डू को लिंगा से प्यार हो जाता है और दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हम एक साधिका को देखते हैं जो कि पतंगिरा देवी की उपासक होती है। कुछ लोग उसके पास एक लड़की को लेकर आते हैं जिसे किसी नेगेटिव एनर्जी ने पोजेस्ट कर रखा था। साधिका कहती है कि ग्रह दशा कुछ ऐसी चल रही है जिससे इवल फोर्स एक्टिव हो रही है। वो झाड़ू फूंक करके उस लड़की को ठीक कर देती है। इधर लिंगा शादी की बात करने पड्डू के घर जाता है और उसके डैड से पड्डू का हाथ मांगता है। तो उसके डैड बोलते हैं कि पड्डू की शादी मैं उससे करवाऊंगा जिसके पास खुद की प्रॉपर्टी वगैरह कुछ होगा, तुम्हारे पास है ही क्या सिवाय दारू के? लिंगा कहता है उसके पुरखों की 2 एकड़ जमीन है जिसका वह इकलौता वारिस है। तब डैड बोलते हैं वो जमीन तो जमींदार के पास गिरवी रखी है, पहले अपनी जमीन छुड़वाओ फिर बात करो। इसके बाद लिंगा अपने लोगों के साथ जमींदार पटेल के घर आता है और उससे अपनी जमीन के पेपर्स मांगता है। बाली भी वहीं पर मौजूद था। दोनों के बीच बहस हो जाती है। इसके बाद पटेल लिंगा को एक ऑफर देता है कि वो उसकी 2 एकड़ जमीन के बदले 4 एकड़ जमीन दे देगा, लेकिन वह जमीन गांव के बॉर्डर के बाहर वाली है और लिंगा इसके लिए मान जाता है। वो प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर चला जाता है। लिंगा के जाते ही बाली पटेल पर गुस्सा करता है कि उसे आपने ऐसे क्यों जाने दिया और 4 एकड़ जमीन भी उसके नाम कर दी। पटेल कहता है कभी कभी दिमाग से भी काम लेना चाहिए। लिंगा गरीब जरूर है लेकिन उसके साथ बहुत लोग खड़े हैं और मैंने जो जमीन उसे दी है वो शापित है। वहां जो भी गया है वह कभी लौट कर जिंदा वापस नहीं आया, इसीलिए हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लिंगा वहां गया तो खुद ही मारा जाएगा। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अनजाने में बॉर्डर क्रॉस कर देता है, जिसके तुरंत बाद वह मारा जाता है। जमीन पर उसका कटा सर पड़ा होता है और कोई क्रिएचर उसकी बॉडी को चीर फाड़ कर खा रहा होता है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स इधर उधर फेंक रहा होता है। इधर लिंगा की 4 एकड़ जमीन के मालिक बनते ही पड्डू के डैड शादी के लिए मान जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। इन सब के बाद लिंगा अपने दोस्त को प्रॉपर्टी पर विजिट करने की बात करता है। इधर पड्डू मंदिर से पूजा करके लौट रही होती है। तभी वो साधिका उससे कहती है तुम्हारे पति की जान खतरे में है, तुम्हारे पति की जान खतरे में है, उसकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव है। अब इससे पड्डू परेशान हो जाती है। उसे लिंगा की चिंता होने लगती है। शाम को लिंगा जब घर आता है तो पड्डू उसे प्रॉपर्टी पर जाने से मना करती है। वो कहती है वहां से कभी कोई लौट कर नहीं आता, लेकिन लिंगा कहता है कि तुम फालतू में परेशान हो रही हो, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं वापस लौटकर जरूर आऊंगा। अगले दिन लिंगा अपने दोस्त के साथ बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता है और दोनों वहां के एरिया को एक्सप्लोर करते हुए एक लेक को पार करते हैं। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक ह्यूमन स्कल और हड्डियां पड़ी मिलती है।
जिसे इग्नोर करके वो आगे चले जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बॉर्डर क्रॉस करते ही लोग मारे जाते हैं। तो फिर ये दोनों जिंदा कैसे हैं? तो इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब दोनों वहीं पर रात गुजारते हैं और अगले दिन जब लिंगा का दोस्त सोकर उठता है तो लिंगा वहां पर नहीं था। हमें यह पता चलता है कि लिंगा यहाँ सिर्फ जमीन देखने नहीं आया था, बल्कि वो एक खास मकसद से यहाँ पर आया था। उसे जानना था कि उसके सपनों का क्या मतलब है। और जब बचपन में वह अपने दादा के साथ यहाँ पर आया था तो उसके दादा के साथ क्या हुआ था, उनको किसने मारा था, जिसके लिए वो अपने दादा का बक्सा ढूंढ रहा था जो सालों पहले यहाँ छूट गया था। सो बक्सा उसे मिल जाता है जिसके अंदर एक एंशियंट बुक होती है। लिंगा इस बुक को पढ़ता है और अब जाकर हमें इस गांव के राज का पता चलता है। सालों पहले रुद्रगिरी राज पर रणसिंभू नाम के राजा शासन करते थे। रणसिंभू की नजर जब किसी समृद्ध राज्य पर पड़ती थी तो वह उस पर अटैक करके उसे लूट लेता था। इसी मिशन के दौरान उसकी नजर कलिंग राज्य पर पड़ती है, जिसके बाद उसने कलिंग राज्य के साथ कई सारी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन कलिंग के राजा को वो हरा नहीं पाया और इसी दौरान एक युद्ध में वह मारा गया। रणसिंभू की मौत के बाद उसके बेटे बेलू को राजा बनाया गया। बेलू ने अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करने का जिम्मा उठाया और कलिंग को हराने के लिए तरह तरह की योजना बनाने लगा। फिर उसे समझ आया कि कलिंग राज्य को सीधे रास्ते से हराया नहीं जा सकता। इसके बाद उसने काली शक्तियों का सहारा लिया और ब्लैक मैजिक करके असुरदक्षी नाम के एक दानव को क्रिएट किया। असुरदक्षी की मदद से बेलू ने कलिंग राज्य को हरा दिया और वहां का खजाना लूट कर ले गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पतंगिरा देवी माता कलिंग राज्य की कुल देवी थी और वहां की धन संपदा पर उनकी कृपा थी। उस खजाने को गलत तरीके से चुराने की वजह से देवी क्रोधित हो गई, जिससे बेलू का ब्लैक मैजिक उल्टा पड़ गया। बेलू के सैनिक और उसकी प्रजा अपने ही बॉडी पार्ट्स को काट कर खाने लगे। असुरदक्षी भी बेलू के कंट्रोल से बाहर चला गया और उनके लोगों को ही मार कर खाने लगा। फिर उसे कंट्रोल करने के चक्कर में बेलू भी मारा गया और असुरदक्षी सबको मारते हुए रुद्रगिरी राज्य की तरफ बढ़ने लगा। इसके बाद बेलू की पत्नी शकुंतला देवी गिरि नाम के एक ऋषि के पास जाती है और उनसे इसका उपाय पूछती है। इस पर ऋषि उसे बताते हैं कि उसे देवी की पूजा करके उनसे माफी मांगनी होगी, जिससे देवी की कृपा से वो बॉर्डर पर एक कवच का निर्माण करेंगे जिसे असुरदक्षी क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन क्योंकि तुम्हारे पति ने बहुत बड़ा पाप किया है जिसकी भरपाई तुम्हें बलिदान देकर करनी होगी। समय आने पर तुम्हारे वंश के किसी राजा को राजपाट परिवार सबका त्याग करते हुए लूटा हुआ खजाना और देवी की मूर्ति लेकर बॉर्डर क्रॉस करके एक गुफा के अंदर सब कुछ ले जाकर छोड़ देना है और वहीं पर अपने देह का भी त्याग कर देना है। यही इसका उपाय है। उस बुक को पढ़ने के बाद लिंगा को अपने सपने का मतलब समझ आ जाता है। वो जो घोड़ा था वो राजा का घोड़ा था जिस पर खजाना लाद कर राजा गुफा की तरफ गया था। पतंगिरा देवी की मूर्ति भी गुफा में ही है और वह स्केलेटन राजा का था। और वो घोड़ लाइक क्रिएचर जिसकी रेप्टिलियन जैसी आंखें थी वो कोई और नहीं असुर दक्षी है। यह सब लिंगा को सपने में इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो उसी राजा का वंशज है। सालों पहले उसके दादाजी उसी गुफा वाले खजाने को क्लेम करने गए थे, लेकिन असुर दक्षी ने उन्हें मार दिया था। लिंगा ये सब अपने दोस्त को बताता है और दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा की दीवार पर उन्हें असुरदक्षी का सिंबल मिलता है, यानी कि गुफा उसकी है और वो यहीं रहता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें खजाना वगैरह राजा का स्केलेटन सब मिल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग खजाना लेकर वहां से निकलते, बाली अपने लोगों के साथ वहां पर आ जाता है। बाली कहता है, मैं चेक करने आया था कि तू जिंदा है या मर गया, लेकिन तू तो साला जिंदा है, इसलिए अब मैं खुद अपने हाथों से तुझे मारूंगा। लेकिन तभी असुरदक्षी वहां पर आ जाता है और वो बाली और उसके लोगों पर अटैक कर देता है और उन्हें चीर फाड़ कर खाने लगता है। फिर सबको मारने के बाद वो लिंगा और उसके दोस्त को मारने आता है, लेकिन इस दौरान लिंगा ने गुफा में रखे अपने पूर्वजों की तलवार उठा ली थी। और इसी के साथ यहाँ पर रिवील होता है कि लिंगा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि वो पुष्यमी नक्षत्र में जन्मा था और उसका जन्म असुरदक्षी को खत्म करने के लिए हुआ था, जिसमें कि उसे पतंगिरा देवी की भी सहायता मिलेगी। जिसके बाद हम पतंगिरा देवी को देखते हैं जो कि अपनी एनर्जी अर्थ की तरफ भेजती है। इधर लिंगा अपने दोस्त के जरिए असुरदक्षी का ध्यान बटाता है और मौका मिलते ही तलवार से उसे खत्म कर देता है। इन सब के बाद उस केस के अंदर से उसे पतंगिरा देवी की मूर्ति मिलती है और फिर खजाने को लेकर वो दोनों चले जाते हैं।
अब जाकर हमें इस सवाल का जवाब मिलता है कि क्यों बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भी लिंगा और उसके दोस्त को कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि वहां जाने से पहले ही उस साधिका ने पड्डू को 2 रक्षा सूत्र दिए थे, जिसे पड्डू ने उनकी कलाई पर बांधकर ही उन्हें भेजा था। खैर, ये तीनों इस गांव को छोड़कर शहर चले जाते हैं और फिर एंड में हमें फिर से गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां पर नेगेटिव पावर फिर से एक्टिव हो चुकी थी। गांव के लोग पजेस्ट हो रहे थे और वह साधिका उन्हें ठीक करने में लगी हुई थी। फिर हम देखते हैं कि वहां के इवल फोर्सेस ने मिलकर असुरदक्षी जैसा एक और दानव क्रिएट कर दिया था, जिसके बारे में पतंगिरा देवी को तुरंत पता चल जाता है और उनका ध्यान भंग हो जाता है। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये था कलिंगा मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, गुड बाय।